नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए जीएस पेपर 1 के अंतर्गत जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को बारी बारी से कवर कराई जा रही है। आज इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न होगा, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस पर्सनालिटी है रविंद्रनाथ टैगोर, और इसी के संदर्भ में यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा 38 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। अब रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित कई तरीके का प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रवाद में रविंद्रनाथ टैगोर की क्या भूमिका रही है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका रही है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस प्रकार से सामाजिक या फिर राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से पूरा का पूरा एक राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का प्रयास किया। रविंद्रनाथ टैगोर के संदर्भ में देखें तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या था। ऐसे बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। अब उन्हीं सारी चीज़ों को मैं आज इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जितना भी इसका डायमेंशन यहाँ पे कंप्लीट होने वाला होगा सबको सब मैं यहाँ पे बारी बारी से कंप्लीट करते चलूँगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा भूमिका देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर की जो भी यहाँ पे विचारधारा रही है, इस विचारधारा के स्तर पे आपको समझने की ज़रूरत होगी कि इनके विचारधारा में कहाँ कहाँ से या फिर किन किन क्षेत्रों का या फिर किन किन गतिविधियों का यहाँ पे प्रभाव था। तो इनके विचारधारा में जो वो भी यहाँ पे प्रभाव रहा है उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा इनका जो विचार था खासकर राज्य के स्तर पे बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही शानदार ये विचार देते हुए नज़र आएंगे कि राष्ट्र किस तरीके से यहाँ पे होना चाहिए। राज्य हो गया, राष्ट्र हो गया, इसी के अलावा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस प्रकार से यहाँ पे संस्थाएं होनी चाहिए। इसके अलावा इनका जो भी यहाँ पे सामाजिक दर्शन होगा, सामाजिक के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या फिर प्रजातंत्र के क्षेत्र में, ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे आपको बिंदु देखने के लिए मिल जाएंगे। इन सारे चीज़ों को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट आज करने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ बिल्कुल यहाँ पे बने रहिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ भूमिका की। देखिए बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, आपको पता भी होना चाहिए कि एशिया के फर्स्ट नोबलिस्ट पर्सन भी है। इनको 1913 में जब इनकी जो बुक थी गीतांजलि, जब 1912 के आसपास जर्मनी या फिर यूरोप के क्षेत्रों में प्रकाशित हुई थी, तो उसी को लेके इनको एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में इनको दिया गया था। और ये बंगाल पुनर्जागरण के अग्रदूत के भी रूप में जाने जाते हैं। जितना भी बंगाल में टैगोर फैमिली है, इनकी भी लंबी चौड़ी जो शाखाएं हैं टैगोर फैमिली की, बंगाल में ये लोग बिल्कुल ही कह सकते हैं कि पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। पुनर्जागरण का मतलब है यहाँ पे पुनः जाग जाना। यह यूरोपीय शब्दों से या फिर यूरोपीय समाज में मौजूद जो भी उस समय गतिविधियाँ चल रही थी, खासकर 15वीं-16वीं शताब्दी में, वहीं से यहाँ पे रेनेसांस की अवधारणा आई है जिसको पुनर्जागरण बोला जाता है। इसमें खासकर देखेंगे तो जो भी समाज में पहले से दबे कुचले लोग होते हैं उसको यहाँ पे उठाने की कोशिश की जाती है। समाज में एक मध्य वर्ग का विकास होगा और फिर वही जो मध्य वर्ग है धीरे धीरे यहाँ पे आम जनों को लेके वो जो भी सत्ता का जो केंद्र होगा उसके खिलाफ लड़ाई करते हुए, संघर्ष करते हुए भी नज़र आएगा। अब यही जो चीज़ यहाँ पे टैगोर के द्वारा भी यहाँ पे किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको बताना है बेसिक चीज़ें रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कि देखिए यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर इनका जो जन्म है इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया आपको मिल जाना चाहिए। 1861 में इनका जन्म हुआ है और 1941 में इनकी मृत्यु हो गई है। वर्तमान में कलकत्ता में एक ठाकुरबाड़ी का क्षेत्र है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनको एक महान कवि के रूप में भी जाना जाता है। एक महान कवि, बहुत सारी इनकी उपाधियाँ हैं। एक महान कवि हो गया, एक बहुत अच्छा उपन्यासकार यहाँ पे हो गया, उपन्यासकार, या फिर उनको आप एक शिक्षाविद भी कह सकते हैं, या फिर एक चित्रकार भी कह सकते हैं। जब मैंने आप लोगों को पटना कलम चित्रकला पढ़ाया हुआ था तो मैंने बताया था कि पटना कलम चित्रकला का प्रभाव रविंद्रनाथ के चित्रकारी पे भी यहाँ पे पड़ा था। पटना कलम का पटना कलम चित्रकला का यहाँ पे प्रभाव। कुल मिला के अगर देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर को यहाँ पे बंगाल साहित्य का जनक के रूप में भी जाना जाता है। बंगाल साहित्य का जनक
या फिर बंगाल साहित्य को बहुत ही आगे ले जाने का काम करेंगे, आगे ले जाने का ये कार्य करेंगे। क्योंकि इनकी दो जो प्रमुख जो रचनाएं हैं जो कि विश्व फेमस है, जैसे कि हम लोग बात कर लें जनगण मन की, भारत का देखिए यहाँ पे वर्तमान में राष्ट्रगान है। उसी तरीके से इन्होंने लिखा हुआ था लगभग 1906 में, जब बंग भंग विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, तो अमार सोनार बंगला गीत लिखा था। अमार सोनार बंगला गीत भी इनके द्वारा लिखा गया था। इसका मतलब होता है कि मेरा प्रिय बंगाल। अमार सोनार बंगला का मतलब होता है मेरा प्रिय बंगाल। तो ये अभी वर्तमान में देखेंगे तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान के रूप में मौजूद है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये कृति है रविंद्रनाथ टैगोर। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इनका किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन रहा है राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में। अब देखिए यहाँ पे प्रत्यक्ष जो इनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन में यहाँ पे नहीं था, प्रत्यक्ष, ठीक है, अर्थात कैसे थे ये जुड़े हुए, अप्रत्यक्ष रूप से ये राष्ट्रीय आंदोलन से यहाँ पे जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे। क्योंकि जो भी यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन होगा, खास कर देखेंगे जब असहयोग आंदोलन हो गया तो असहयोग आंदोलन हो गया, फिर जब बंगाल विभाजन होगा तो उस समय भी उग्र आंदोलन होगा, तो उसमें विदेशी कपड़ों की यहाँ पे होली जलाई जाएगी, तो वे बिल्कुल एक खिलाफ नज़र आएंगे। गांधी का जब, ठीक है, बहिष्कार वाला मामला आएगा तो उसमें भी ये बिल्कुल खिलाफ नज़र आएंगे। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो इनका कांग्रेस या फिर हम लोग यहाँ पे गांधी की बात कर लें तो बहुत अधिक आप देखेंगे तो सीधा संबंध नहीं था। दोनों की जो वैचारिकता में बहुत ही अधिक यहाँ पे मतभेद था, आगे आपको समझने का मौका भी मिलेगा। इसीलिए ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े हुए थे, प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से अगर ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ जाते तो खुद समझिए कांग्रेस और गांधी से इनके बीच यहाँ पर मतभेदता किसी भी प्रकार की यहाँ पर नहीं होती। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय आंदोलन से कैसे जुड़े हुए थे, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर इनके पास माना जाता है कि एक समग्र विचार था। जैसे जैसे आप आगे देखते जाएंगे परत दर परत खुलते जाएगी कि राष्ट्रीय आंदोलन का इनके मैंने संदर्भ में एक बहुत बड़ा जो रूप था पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, वो क्या था। तो राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर इनके पास एक समग्र जो विचार था, और जो समग्र विचार था इनके पास, उसको आपको ध्यान रखना है कि संकीर्ण राजनीति से ऊपर था, जिसमें मानवतावाद पे बल देते थे, इसके अलावा प्रेम पे बल देते थे। अब यही जो मानवतावाद हो गया, प्रेम हो गया, सब देखेंगे तो यूरोप में जब पुनर्जागरण जब चल रहा था तो हर एक मानव पे, हर एक इंसान पे यहाँ पे बल दिया जा रहा था, उसकी हर एक एक्टिविटी पे बल दिया जा रहा था कि इंसान आज़ाद है, ठीक है, इंसान स्वतंत्र जन्म लिया है, तो उस पर किसी भी प्रकार का यहाँ पे बंधन नहीं होना चाहिए। और इसी राष्ट्रीय आंदोलन का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनका जो आधार था कि किसी भी देश में अगर ये राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा है, चाहे वो पूरे विश्व के स्तर पे क्यों नहीं हो रहा है, उसका एक ही यहाँ पे उद्देश्य होना चाहिए, और वो होना चाहिए यहाँ पे देशवासियों की समृद्धि, ठीक है। और ये समृद्धि इस प्रकार से हो जाना चाहिए किसी भी देश में कि किसी देश के लोग इतने सार्थवान यहाँ पे हो जाए, स्वावलंबी बन जाए कि बाद में उनको किसी की भी यहाँ पे ज़रूरत ना पड़े, किसी की यहाँ पे नीड ना हो, किसी की भी उनको ज़रूरत नहीं पड़े। अब इसी रूप में इन्होंने आगे चल के जब देखेंगे तो जब स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन जिसमें देसी वस्तुओं को अपनाने पे बल दिया जा रहा था, तो स्वदेशी आंदोलन को ये सपोर्ट करेंगे, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट किया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जब बंगाल विभाजन होगा, बंगाल विभाजन 1905 में जब किया जाएगा, तो जस्ट देखेंगे तो 1906 में इनके द्वारा अमार सोनार बंगला गीत भी लिखा जाएगा, अमार सोनार बंगला गीत भी लिखा जाएगा। और इसके साथ साथ ही रक्षाबंधन त्यौहार मनाने पे भी बल देंगे, रक्षाबंधन त्यौहार मनाने पे बल देंगे। क्योंकि बंगाल का जो विभाजन हुआ है, देख पा रहे हैं, एक तो हो जाएगा वेस्ट बंगाल और एक जगह है एक ईस्ट बंगाल, तो दोनों के बीच एक जो सांप्रदायिक जो सौहार्द है,
पूरी तरीके से यहाँ पे बना रहे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, होता है ना कि जब कोई भी बड़ा जब क्षेत्र है, भारत पाकिस्तान को ही यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, उस समय भी बहुत सारे जो भी हिंदू है, मुस्लिम है, उनका विवाह पाकिस्तान के क्षेत्रों में होता था, उनका भी विवाह यहाँ पे भी होता था। तो जो भी यहाँ पे सीमावर्ती एक जो बफर क्षेत्र के रूप में जो भी यहाँ पे लोग यहाँ पे इस क्षेत्रों में लोग मौजूद होते हैं, उनको देखिए कितनी बड़ी समस्या होती है। इंस्टेंट घोषणा कर दिया गया कि भारत, ठीक है, से पाकिस्तान यहाँ पे अलग हो गया, तो सीमाओं में जो रहने वाले लोग थे, आसपास में जो रहने वाले लोग हैं, जिनका कहीं ना कहीं यहाँ पे वैवाहिक संबंध है, आना जाना लगा रहा है, जिनकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी एक दूसरे के बिना चल नहीं सकती है, उनको कितना बड़ा यहाँ पे ठेस लग सकता है। तो इसी के तर्ज पे इन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द पे पूरी तरीके से यहाँ पे बल देना भी शुरू कर दिया, और इन्होंने कई सारी यहाँ पे कविताएं लिखी, कई सारी कविता हो गया या फिर यहाँ पे लेख हो गया। इसके माध्यम से इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में जान फूंकने की कोशिश की। ध्यान रखिएगा, जान माने बल देने की यहाँ पे कोशिश की। राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भी अग्रणी भूमिका यहाँ पे माना जाता है। जैसे कि जनगण मन हो गया, ठीक है, जनगण मन हो गया। जनगण मन को इन्होंने पहली बार माना जाता है कि 1911 का जब कलकत्ता जब अधिवेशन चल रहा था, कलकत्ता अधिवेशन जब कांग्रेस का जब चल रहा था, तो उसी समय इन्होंने गाया हुआ था 1911 में। और आगे चल के देखिए कैसे ये भारत का राष्ट्रगान के रूप में इसे अपना लिया गया। अब आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि इनकी विचारधाराओं को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ताकि टैगोर को समझने में आपको और अधिक मदद मिले। तो एक छोटा सा सब हेडिंग डाल दीजिए, टैगोर की विचारधारा। टैगोर की विचारधारा, ठीक है, किससे प्रेरित थी, किससे प्रेरित थी? तो यहाँ पे कुछ 3-4 चीज़ों के हम लोग जिक्र करेंगे। सबसे पहले माना जाता है यहाँ पे कि इनकी विचारधाराओं में उपनिषदीय चिंतन का प्रभाव था। उपनिषदीय चिंतन का प्रभाव था, ठीक है। उपनिषद का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी यहाँ पे वेदों को यहाँ पे संरचना किया गया, ठीक है। अब बहुत सारी वेदों के देखिए विशद व्याख्या किया जा रहा था अलग अलग, चाहे वो अरण्यक हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, मैंने कर्मकांडीय व्याख्या इतना अधिक था। लेकिन उपनिषदीय जब चिंतन आया यहाँ पे, तो बिल्कुल इसमें देखेंगे तो तार्किकता पे, तर्क पे यहाँ पे बल देने का प्रयास किया गया, ठीक है। और यहीं पे माना जाता है कि उपनिषदीय चिंतन के माध्यम से इनके द्वारा यह बताया गया कि जो मनुष्य है यहाँ पे, जो मनुष्य है अनंत ब्रह्म का यहाँ पे हिस्सा है। जो मनुष्य है अनंत ब्रह्म का हिस्सा है। अब इसी को ध्यान से आपको समझना है, जो मनुष्य है अनंत ब्रह्म का हिस्सा है, अर्थात सभी जो जीव है, ध्यान रखिएगा, सभी जो जीव है इसी अनंत ब्रह्म का हिस्सा है। तो फिर आपस में भेदभाव करने से क्या मिलेगा? आपस में भेदभाव करने से क्या मिलेगा? क्योंकि उपनिषदीय चिंतन में देखेंगे जब चल रहा था वैदिक काल के बाद से, लगभग उसी समय, ठीक है, 9वीं 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में काफ़ी तेज़ी से प्रचलित हुआ था उपनिषदीय चिंतन। तो उसी में यहाँ पे जीव और ब्रह्मा के संबंधों को लेके पूरी तरीके से देखेंगे ना, तो एक स्पष्ट जो रेखा है वो यहाँ पे खींचने का कोई प्रयास नहीं कर रहा था। या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारे जो भी उसमें ब्राह्मण कम्युनिटी होती थी, एक स्पष्ट जो होता है ना क्लियर कट कि क्या है, क्या कहना चाहता है, ये इसके लिए कोई यहाँ पे, ठीक है, इसकी विचारधाराओं के लेके कोई यहाँ पे बोलने के लिए तैयार नहीं था। या फिर उपनिषदीय चिंतनों ने जो भी यहाँ पे बात पूछा, यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ को लेके, अरण्य को लेके, जो भी कर्मकांड वाली जो व्याख्या चल रही थी, उस समय मैंने कह सकते हैं कि यहाँ पे जवाब ही नहीं था उन लोगों के पास। तो यही आपको समझना है। यहाँ पे आगे चल के किसी उपनिषदीय चिंतन का खंडन करते हुए यहाँ पे देखेंगे तो शंकराचार्य आएंगे। अब यहीं पे आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, शंकराचार्य आएंगे। और शंकराचार्य का कुल मिला के एक ही कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही क्या हूँ, ब्रह्म हूँ। जो ब्रह्म है यहाँ पे, जो ईश्वर है, ठीक है, जो भी किसी भी, ठीक है, कह सकते हैं कि धर्म से यहाँ पे बिलोंग करता है, देवी देवता, ठीक है, कोई भी हो यहाँ पे, वो अहम ब्रह्मास्मि का यहाँ पे पूरे पूरा क्या है, यहाँ पे पाठ है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर जीव है, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी वो व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो दलित हो या फिर कोई भी विद्वान हो,
अलग अलग जाति वर्ग व्यवस्था के तहत आता हो, तो हर किसी में यहाँ पे जीव बसता है, अर्थात वही क्या है, ब्रह्म है। यही है ना यहाँ पे अहम ब्रह्मास्मि। अहम मतलब क्या होता है, मैं, और मैं का मतलब यहाँ पे अगर जीव भी लगा देंगे, यहाँ पे जीव भी क्या है, ब्रह्म है। तो शंकराचार्य के कुल मिला के यही भाव था। अब यही देखेंगे आगे चल के भक्ति आंदोलन में, तो एक यहाँ पे वैष्णव पंथ के एक प्रमुख आएंगे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य को यहाँ पे इसी बात का यहाँ पे खंडन किया गया, ठीक है, चूँकि शंकराचार्य पे कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे कि देखो ऐसा नहीं है, ठीक है। अहम ब्रह्मास्मि ये पूरी तरीके से क्या है, यहाँ पे सही नहीं है, पूरी तरीके से यहाँ पे सही नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर सपोज करिए, ठीक है, मैं अपने स्तर से समझा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ पे गरीब है, ठीक है, और कोई यहाँ पे अमीर हो गया, अब दोनों में यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ईश्वर आ रहा है, ईश्वर यहाँ पे बस रहा है, क्योंकि ब्रह्म है, दोनों में यहाँ पे ब्रह्म है। अब एक गरीब व्यक्ति यहाँ पे बोल रहा है अमीर से कि तुम हमारी क्या करो, पूजा करो, चूँकि हम पे क्या है, ईश्वर है। तो क्या ये अमीर व्यक्ति इसकी पूजा करेगा? मैंने रामानुजाचार्य का कॉन्सेप्ट यही था कि इसमें एक हायरार्की होना चाहिए, एक पदानुक्रम यहाँ पे होना चाहिए, एक हायरार्की यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, तभी तो जाके, ठीक है, वो अमीर व्यक्ति गरीब की पूजा करेगा। सबको यहाँ पे क्यों नहीं करता है? तो एक हायरार्की पे इन्होंने बल दिया। और दूसरा इन्होंने बोला कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर ब्रह्म में लीन ही हो जाएगा तो उसको मज़ा क्या आएगा, ठीक है, जब वो मिलने को है तब उसको मज़ा आएगा। ठीक वैसे ही जैसे अगर मान के चलिए कि कोई भी आपका, ठीक है, एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम, मान लीजिए आप बीपीएससी में ऑफिसर बन रहे हैं, ठीक है, अब बीपीएससी में आपका रिजल्ट आया और उसी दिन बोल दिया जाए कि जाओ एसडीएम बन जाए, तो आपको क्या मजा आएगा फिर, ठीक है, इंस्टेंट लगेगा कि हम जाकर संभाल ही लिए। थोड़ा 2 4 5 महीने 6 महीने का गैप होता है, फिर माहौल बनता है, ठीक है। तो यहाँ मिलने को लेके यहाँ पे रामानुज बोल रहे हैं कि ब्रह्म से मिलने में जो मज़ा है, ठीक है, असली मज़ा यहाँ पे यही है। और यहाँ पे एक हायरार्की होना बहुत क्या है, ज़रूरी है। आशा करते हैं इन सारी चीज़ों का आप समझ रहे होंगे। तो उपनिषदीय चिंतन में यहाँ पे टैगोर की कुछ इसी टाइप का विचारधारा है। माना जाता है कि इसमें देखेंगे तो शंकराचार्य की विचारधारा से जो टैगोर की विचारधारा है काफ़ी मैच करती है। तो सभी अनंत यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रह्म, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सभी जो जीव है ब्रह्म का हिस्सा है और आपस में इसीलिए इनका भेदभाव यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुल मिला के ये संकुचित जो राष्ट्रवाद होता है, संकुचित राष्ट्रवाद पे ये बल देते हुए नजर आ रहे हैं, संकुचित राष्ट्रवाद पे बल दे रहे हैं और ये विश्व नागरिकता पे बल दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, विश्व नागरिकता पे बल दे रहे हैं। और ये मानवतावाद को उठाने का भी प्रयास कर रहे हैं, मानवतावाद को उठाने का प्रयास कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। ऐसा नहीं कि भारत में उस समय अगर अंग्रेज़ों का इन्फ्लुएंस अधिक था तो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों की बात कर रहे थे। देखेंगे अभी अंग्रेज़ों के अच्छे खासे लताड़ते हुए नजर आएंगे कि एक राष्ट्रवाद के नाम पे तुम लोगों ने उग्र राष्ट्रवाद को यहाँ पे फैलाया हुआ है। और इससे क्या होता है, तो मानव अधिकारों के यहाँ पे हनन होता है, विश्व जो नागरिकता है पूरी तरीके से प्रभावित होती है। तो इनका जो विचार था यही था, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पे राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशभक्ति हो जाएगा। आप पूरे के पूरे विश्व नागरिकता या फिर वसुधैव कुटुंबकम के राह पे ये लोगों को, ठीक है, चलने का यहाँ पे, ठीक है, प्रयास करा रहे थे। दूसरा जो इनका जो इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है वैष्णव कवियों का, वैष्णव कवियों का, वैष्णव कवियों का। अब आपको ध्यान होगा कि जो ये क्षेत्र है इधर बांग्लादेश का जो क्षेत्र था, उस समय जब भक्ति आंदोलन की जब धारा जब चल पड़ी थी, आपको ध्यान होगा ना, ठीक है, जब चल रहा था सूफी मूवमेंट, ठीक है, उसी समय यहाँ पे भक्ति मूवमेंट भी बड़ी तेज़ी से प्रचलित हो रहा था। दक्षिण से भारत किस प्रकार से भक्ति उत्तर में गई और उत्तर में जाके फिर जैसे महाराष्ट्र से होते, ठीक है, इधर बिठवा हो गया, वैसे ही ऊपर जाके यहाँ पे रामानुजाचार्य हो जाएगा, ठीक है, रामानुजाचार्य, इधर रामानंद हो गया। चूँकि रामानुजाचार्य तो यहाँ पे दक्षिण में ही है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में, तो रामानुजाचार्य से यहाँ पे जाएगा, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में, फिर महाराष्ट्र से जाएगा इधर, ठीक है, रामानंद के द्वारा ऊपर भी ले जाया जाएगा और फिर ये भक्ति आंदोलन भारत के अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाएगा, जैसे राजस्थान में, ठीक है, मीराबाई हो गया। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में यहाँ पे संत कबीर दास को भी आप ले ही सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बंगाल में देखेंगे इधर तो यहाँ पे कुछ और भी नाम है, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु हो गया। असम के तरफ यहाँ पे देखेंगे तो शंकर देव हो गया। तो इन लोगों ने भक्ति को पूरी तरीके से, ठीक है, माने एकदम ईश्वर को पाने का एकदम ये लोग पूरी तरीके से यहाँ पे जरिया बना दिया। तो उसी समय देखेंगे तो जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनमें वैष्णव कवियों का प्रभाव काफ़ी अधिक रहा है। क्योंकि वैष्णव कवि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे बंगाल के क्षेत्रों में दो नाम हैं, चैतन्य महाप्रभु
और असम की तरफ देखेंगे तो शंकरदेव, ये दोनों वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते थे। तो इनके आगे चल के जो भी इनके शिष्य होंगे सब वैष्णव धर्म को भी आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि भक्ति आंदोलन का ध्यान रखिएगा, भक्ति आंदोलन का इन पे काफ़ी व्यापक प्रभाव रहा है, क्योंकि भक्ति आंदोलन में एक ही चीज़ पे यहाँ पे बल दिया गया था और वो था यहाँ पे ईश्वरीय प्रेम पर बल। ईश्वरीय प्रेम पर बल का मतलब क्या है कि ईश्वर और किसी भी भक्त के बीच बिल्कुल एक ऐसा प्रेम हो, सेल्फलेस, उसको लव भी बोला जाता है, अहेतुक प्रेम, निस्वार्थ हो कि अगर आप ईश्वर को पाने की इच्छा रख रहे हैं तो वही है यहाँ पे, ठीक है, भक्ति आंदोलन का मेन यहाँ पे उद्देश्य हो जाएगा। और आगे चल के इसका जो स्पष्ट जो प्रभाव पड़ा, चाहे हम लोग बात कर लेते हैं जयदेव, ठीक है, जयदेव के साथ विद्यापति, चंडीदास, इन सारे ही लोगों का, ठीक है, जो भी यहाँ पे कवि लोग मौजूद हैं, इनका प्रभाव रविंद्रनाथ टैगोर के, ठीक है, विचारधारा पे भी आपको पढ़ते हुए दिखाई देगा। उसके बाद कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि पाश्चात्य शिक्षा हो जाएगा। पाश्चात्य शिक्षा अर्थात पश्चिमी शिक्षा, जैसे कि मैंने बोला था तभी पुनर्जागरण को लेके, तो पुनर्जागरण कहीं ना कहीं देखेंगे तो ठीक है, यूरोपीय पद्धति का ही जो हिस्सा था, जो पूरे देश में यहाँ पे, पूरे विश्व में यहाँ पे फैलते चला गया। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, आपको ध्यान होना चाहिए कि खुद लंदन विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई करने गए थे, ठीक है, बैरिस्ट्री की पढ़ाई यहाँ पे पढ़ने गए थे। माना गया था कि वो आधे में ही छोड़ के आ गए, पूरा उन्होंने नहीं किया। हाँ, लेकिन वहाँ से जब आए तो इन्होंने, ठीक है, जो भी पश्चिमी सभ्यता को बहुत नज़दीक से देखा, खासकर वहाँ पे जिस प्रकार से पुनर्जागरण चेतना का विकास हो रहा था, या फिर प्रबोधनकालीन चेतना का विकास हो रहा था, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका अच्छा जो खासा है विज्ञान के क्षेत्र में, जैसे यहाँ पे औद्योगिकरण को उस समय यहाँ पे बढ़ावा देने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा था। तो इसका इन्होंने काफ़ी यहाँ पे हद तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यहाँ पे, ठीक है, समर्थन भी किया गया। माना जाता है किसी कड़ी में वे आइंस्टीन से मिले। तो उनके विचारधारा में पाश्चात्य शिक्षा अर्थात पश्चिमी शिक्षा का भी प्रभाव आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ व्यक्तिगत लोगों से भी वे काफ़ी प्रभावित थे। व्यक्तिगत रूप से जो प्रभावित है, जैसे कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। राजा राम मोहन राय, ठीक है, इनको भी पुनर्जागरण का पिता के रूप में भी माना जाता है भारतीय समाज में। तो राजा राम मोहन राय से काफ़ी प्रभावित थे, क्योंकि इन्होंने उस समय खासकर धर्म पे हो गया, जैसे सती प्रथा को ले लीजिए, ठीक है, जो भी समाज के, ठीक है, लिए जो भी यहाँ पे समाज में मौजूद जो भी कुरीतियाँ थी, उनका इन्होंने ख़त्म करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर राजा राम मोहन राय से काफ़ी प्रभावित थे। बहुत ज़्यादा एज में गैप नहीं था, लगभग 20-22 साल के रविंद्रनाथ टैगोर राजा राम मोहन राय से, ठीक है, छोटे होंगे। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय से बहुत छोटे होंगे, ठीक है, बहुत छोटे होंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी से, ठीक है, लगभग 20-22 साल के छोटे होंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो गीत जो लिखा गया था, आपको याद होगा, वंदे मातरम, ठीक है, इससे भी ये बहुत अधिक प्रभावित थे। तो वंदे मातरम को आपको ध्यान होना चाहिए, पहले लिखा गया, उसके बाद फिर आया है भारत का राष्ट्रगान, ठीक है, जनगण मन को यहाँ पे लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसके अलावा उस समय जो भी यहाँ पे चल रहा था सामाजिक, राजनीतिक जो भी यहाँ पे क्रांति चल रहा था अलग अलग लोगों के द्वारा, जैसे कि आगे चल के आप किसी की भी यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं कि वो ब्रह्म समाज हो, आर्य समाज हो, इन लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में, ठीक है, एक अच्छा प्रयास आप कह सकते हैं कि लाने का प्रयास किया गया था, जिससे कि भारतीय समाज, भारतीय राजनीति एक अच्छी दिशा में यहाँ पे जा सके। इसके अलावा इनके द्वारा अंधविश्वास पे ध्यान रखिएगा, अंधविश्वास पे पुरजोर यहाँ पे, ठीक है, चोट किया गया, और अंधविश्वास की जगह इन्होंने तर्क शक्ति पे बल दिया, तर्क शक्ति या फिर जागरूकता पे बल दिया, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से पर्याप्त है उनकी विचारधाराओं में, यही सारी बातें आपको बार बार रिपीट होते हुए यहाँ पे नज़र आएगा। अब यहाँ पे मैं नंबर 1 बात करता हूँ टैगोर का मानवतावाद, ठीक है। अगर टैगोर के मानवतावाद की बात करें तो फिर वही मैं बोलूँगा, इनके मानवतावाद में देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शंकराचार्य,
की विचारधारा भी आपको झलकते हुए नजर आएगी, शंकराचार्य की विचारधारा। टैगोर का मानवतावाद में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनका मानना था कि जो सृष्टि है यही शाश्वत सत्य है। सृष्टि जो है शाश्वत सत्य है, ध्यान रखिएगा, शाश्वत सत्य है, और इसी सृष्टि का अंग है मनुष्य, जिसका अंग है मनुष्य, ध्यान रखिएगा, जिसका अंग है मनुष्य। इसीलिए इन्होंने बोला यहाँ पे, ठीक है, जो ईश्वर है, यहाँ पे ईश्वर है कोई जंगल या मंदिर में नहीं है, जंगल या मंदिर में निवास नहीं करता है, बल्कि ईश्वर जो है किसी भी व्यक्ति के अंदर निवास करता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर निवास करता है, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। जाति में वे निचले तबके का, दलित का जिक्र करते हैं कि दलित का ही यहाँ पे क्यों ना हो। इसीलिए अगर किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे जीवन का आनंद लेना चाहिए, मैंने अगर वो जीवन का आनंद अगर लेना चाहता है तो उसको सबसे पहले एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि सेल्फ इगोइज्म का। सेल्फ इगोइज्म का मतलब होता है स्व, ठीक है, अहमवाद होता है ना, मैंने स्व अहमवाद, मैंने खुद पे घमंड करना पूरी तरीके से क्या करो, बंद करो। इसको त्यागने पे बल देते हैं, त्यागने पे बल दे रहे हैं। बोल रहे तुम्हारे अंदर भी ईश्वर है, इसके भी अंदर क्या है, इस दलित के अंदर भी अगर ईश्वर है तो तुम्हारे अंदर भी ईश्वर है, तो इस ईश्वर को इस ईश्वर से जोड़ने का यहाँ पे बल दो। अर्थात यहीं पे मानवतावाद पे बल देते हुए भी नजर आएंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल देने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कोई भी जल हो, कोई भी नदी का जल हो, इसका अंतिम जो लक्ष्य होता है कि हमें जाके समुद्र में विलीन हो जाना है, समुद्र में विलीन हो जाना है। ठीक वैसे ही जैसे, ठीक है, मैंने तभी बताया हुआ था आपको कि कोई भी जीव है वो ब्रह्मा में लीन होना चाहता है, वैसे ही कोई भी जल है तो समुद्र में विलीन होना चाहता है। वैसे ही यहाँ पे जो मानव आत्मा है, ध्यान रखिएगा, जो मानव आत्मा है वो हर हाल में चाहता है कि हम यहाँ पे ब्रह्म में लीन हो जाए। लेकिन ब्रह्म में लीन होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सेल्फ इगोइज्म से भरा हो, तुम्हारे अंदर जातिवाद का दम्भ हो, नैरो माइंड हो, ठीक है, एक अलगाववाद की भावना हो, तो वैसे यहाँ पे फिर तब कभी तुम इस ब्रह्म से क्या कर पाओगे, मिल नहीं पाओगे, समझ रहे हैं ना। इसीलिए यहाँ पे वो सेल्फ इगोइज्म पे यहाँ पे प्रहार करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी बातों को हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि टैगोर का राज्य के विषय में क्या विचार था। तो टैगोर का यहाँ पे राज्य के विषय में विचार, राज्य के विषय में टैगोर का विचार, ध्यान से देखते चलिए, बहुत ही आसान है चीज़ें, ठीक है। आपको सब इन्हीं सारी बातों को बीपीएससी में फाइनली आंसर राइटिंग कर में, ठीक, मैंने आंसर राइटिंग में लिखना होगा। बस एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि बीपीएससी का जो सवाल है किस पैटर्न पे आ रहा है। सपोज करिए कि अभी यहाँ पे टैगोर का मानवतावाद में था, तो आप यहाँ से थोड़ा वेटेज आपको अधिक देंगे। एक बार समझ जाइए, इसको अपनी भाषा में आप कई तरीके से लिख सकते हैं। अब राज्य के विषय में जो टैगोर का जो विचार था, यहाँ पे टैगोर दो चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान देते हैं। एक तो बोलते हैं एक यहाँ पे राज्य है और दूसरा यहाँ पे समाज है, ठीक है। एक है राज्य और दूसरा है यहाँ पे समाज है। राज्य को लेकर टैगोर की जो विचारधाराएं है बिल्कुल ही आप देखेंगे, ठीक है, तो एक अविश्वास के तौर पे आप देख सकते हैं, क्योंकि राज्य को टैगोर एक संस्था के रूप में मानते हैं कि यह क्या है, एक संस्था है, और जो भी संस्था है वे अपना इस संस्था के प्रति अविश्वास का भाव रख रहे हैं, मतलब राज्य को मान ही नहीं रहे हैं और बोल रहे हैं कि राज्य चाहे वो कल्याणकारी भी राज्य क्यों ना हो, कल्याणकारी राज्य क्यों ना हो, ठीक है, इस कल्याणकारी राज्य का भी आलोचना कर रहे हैं। देख पा रहे हैं इनकी विचारधाराएं कितनी ऊपर है, कल्याणकारी राज्य तक की ये आलोचना कर रहे हैं और ये राज्य के संदर्भ में बोल रहे हैं कि ये राज्य होता कौन है, मानव अधिकार देने वाला, मानव अधिकार देने वाला। कुछ इनकी विचारधाराएं ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगी जैसे कि आप, ठीक है, अगर हम लोग पश्चिम की विचारधाराओं की बात करें, रूसो हो जाएगा, कांट हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे उसमें विचारधारा के जो लोग होंगे कुछ इसी टाइप का बातें करते हुए यहाँ पे नज़र आएंगे। जैसे रूसो बोलता है कि व्यक्ति स्वतंत्र, ठीक है, पैदा लेता है, स्वतंत्र, ठीक है, मरता है, तो बीच में जो राज्य है कहीं न कहीं एक शोषण के उपकरण के रूप में कार्य करती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। तो वैसे ही यहाँ पे टैगोर के द्वारा भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो राज्य है मानवाधिकार देने वाला यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आत्मा, अर्थात जो भी यहाँ पे व्यक्ति है, व्यक्ति की जो भी यहाँ पे आत्मा है ये स्वतः पैदा होती है, स्वतः
पैदा होती है तो स्वतः अपने आप पे पैदा होती है, तो ये राज्य से याचना क्यों करेगा कि भाई हमें हमारा फंडामेंटल राइट दो, हमें हमारा मूल अधिकार दो। राज्य से याचना क्या करना चाहिए, इसको यहाँ पे नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए राज्य रहेगा नहीं तो याचना भी नहीं करेगा। इस प्रकार ये देखेंगे तो ये पूरी तरीके से राजनैतिक स्वतंत्रता पे बल देंगे। राजनैतिक स्वतंत्रता पे टैगोर के द्वारा बल दिया जाएगा। और ये बोल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि देखिए राजनैतिक स्वतंत्रता का जब अभाव हो जाता है लोगों में, इसकी जब यहाँ पे कमी हो जाती है, ध्यान से देखते चलिए, इसकी जब कमी हो जाती है तो धीरे धीरे कोई भी व्यक्ति हो उसकी आत्मा भी संकुचित हो जाती है। आत्मा संकुचित हो जाती है, जिसके वजह से उसके अंदर जो इथिकल जो चीज़ है, जो नैतिक सोच ही पूरी तरीके से मर जाता है। और यही जो अभाव है, यही जो कमी है, ध्यान रखिएगा, यही जो कमी की वजह से यहाँ पे लोगों का शोषण होना यहाँ पे शुरू हो जाता है, लोगों का शोषण होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए राजनीतिक स्वतंत्रता पे बल देते हुए नजर आ रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को राजनीतिक रूप से यहाँ पे जागरूक होना चाहिए। हम क्या हैं, हमारे अधिकार हैं। जैसे होता है ना कि लोकतंत्र में जनता ही सब चीज़ है, लेकिन जनता कब सब चीज़ है, जब जनता अपने बारे में जानती है, चीज़ों को, अपने सिस्टम के बारे में जानती है, अपने फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, जो भी जनता का राइट्स है, उन सारे चीज़ों के बारे में जब तक जनता अवेयर नहीं होती है, वो जनता कैसे यहाँ पे जाग जाती है, माने कैसे वो जाग सकती है। ठीक वैसे ही ये राजनीतिक स्वतंत्रता पे बल देते हुए नज़र आ रहे हैं, किसकी कमी से ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने लगती हैं। अब यहाँ पे समाज को ये सबसे ऊपर रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर समाज को सबसे ऊपर रख रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं प्राचीन भारत को कि देखो प्राचीन भारत कितना शानदार तरीके से चल रहा था, किसी भी प्रकार की वहाँ पे परंपरा या संस्था मौजूद नहीं थी। जो भी परंपरा या संस्था, ये बोलते हैं कि सड़ी गड़ी, ठीक है, परंपरा मौजूद नहीं थी, भय मुक्त वहाँ पे वातावरण था। वहाँ पे जनमानस पर, ध्यान रखिएगा, जनमानस पर यहाँ पे बिना बोझ डाले, बिना बोझ डाले, जनमानस पर बिना बोझ डाले कोई भी यहाँ पे कार्य होता था। सारे जो समुदाय थे, सारे जो लोग थे यहाँ पे, ठीक है, मिलजुल कर पूरा करते थे, मिलजुल कर पूरा करते थे। अर्थात यहाँ पे अहम का भाव नहीं था, अहम नहीं, यहाँ पे ठीक है हम का भाव है। और जब ये संस्थाएं आने लगी थी, यहाँ पे हम की भावना छूट गया, यहाँ पे हो जाएगा अहम का भाव, अहम का भाव। तो यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं राज्य को और समाज को, इसको हमेशा ये, ठीक है, अपने जो भी उनकी विचारधारा थी, जो भी उनकी आइडियोलॉजी थी, इस समाज को ऊपर रखने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे ही अगर हम लोग बात करें कि प्रजातंत्र को लेकर इनकी क्या सोच था, प्रजातंत्र को लेके, ठीक है, तो ये प्रजातंत्र के ये पक्षधर यहाँ पे नज़र आते हैं, कि प्रजातंत्र के ये पक्षधर नज़र आते हैं। इनका मानना था कि इस प्रजातंत्र में यहाँ पे जनता की भागीदारी होती है, जनता की भागीदारी होती है। लेकिन फिर भी बताने की कोशिश करते हैं कि इसमें राजनीतिक जो इथिकल जो वैल्यू है ये होना बहुत ज़रूरी है। अर्थात राजनैतिक नैतिकता की ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब ये राजनीतिक नैतिकता की कमी हो जाती है तो इसकी कमी से जो भी यहाँ पे सरकारी, ठीक है, या फिर जो भी यहाँ पे नेता होते हैं पूरी तरीके से भ्रष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इनके अंदर ये जो है ना इथिकल जो भावना आना बहुत ज़रूरी है, तभी तो ये चीज़ें कंप्लीट हो पाएगा। देखिए यहाँ पे यूपीएससी जैसे सब्जेक्ट में, यूपीएससी जैसे एग्जामों में देखेंगे तो इथिक्स का पूरा पेपर ही होता है। लेकिन जब बात आती है भारत के चुनाव प्रक्रिया में नेताओं को चुनने की जब बात आती है, ठीक है, तो नेताओं से संबंधित कुछ इथिकल यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे शामिल होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो समस्या का जो कारण है ये बता रहे हैं, राजनीतिक नैतिकता का अभाव की वजह से जो भी सरकारी व्यक्ति है, नेता है, सब यहाँ पे भ्रष्ट हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सब यहाँ पे भ्रष्ट हो जाते हैं। तो इनकी जगह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक जो व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने दायित्व को समझे, प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व को समझे और अपनी सेवा को सामाजिक हित में लगाए,
सामाजिक हित में लगाए, सामाजिक हित में अर्पित करें, तभी तो ये सिस्टम सही तरीके से कार्य कर पाएगा, तभी तो ये प्रजातंत्र का जो सिस्टम है सही तरीके से यहाँ पे कार्य कर पाएगा। ये बोलते भी हैं कि कोई भी राष्ट्र, ध्यान रखिएगा, कोई भी जो राष्ट्र है, ठीक है, अगर वहाँ का जो व्यक्ति है अगर वो सेवा भाव नहीं रख पा रहा है तो वो राष्ट्र महान यहाँ पे नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, वो राष्ट्र महान नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट बातें कर रहा हूँ कि कोई भी जो राष्ट्र है, कोई भी जो राष्ट्र है यहाँ पे, ठीक है, ये व्यक्ति के बिना ये महान बन ही नहीं सकता है, क्योंकि व्यक्ति के बिना महान नहीं बन सकता है। अर्थात व्यक्ति को अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा, दायित्वों का निर्वहन करना होगा, तभी तो ये जाके पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाएगा प्रजातंत्र का सपना, ठीक है। अर्थात इस प्रजातंत्र में समझ रहे हैं ना, ये प्रजा जो तंत्र है समाज का ही एक अहम हिस्सा के रूप में चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि एकदम समुदाय मिलजुल के यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं एंशिएंट एरा में, कोई भी यहाँ पे, ठीक है, मतलब स्वार्थ पूरक यहाँ पे नहीं है, कोई भी स्वार्थ व्यक्ति मौजूद नहीं है। वैसे ही इस प्रजातंत्र में जो भी सरकारी नेता, ठीक है, जो भ्रष्ट हो जा रहा है, इनको भी अपना दायित्व समझना चाहिए और अपनी जो सेवा है सामाजिक हित में लगाना चाहिए। वो तभी हो पाएगा जब इनके अंदर इथिकल वैल्यू, नैतिकता का पूरी तरीके से संचार हो पाएगा। वैसे ही ये कुछ और चीज़ों की बात करते हैं, जैसे कि आर्थिक चिंतन। आर्थिक चिंतन को ये काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्व दे रहे हैं, ठीक है। बोल रहे हैं कि जो ये अर्थ है, अर्थ का मतलब क्या है, धन, ठीक है। जो भी अर्थ है अर्थात जो धन है, ठीक है, ये मूलभूत ज़रूरत है, इसके बिना काम चल ही नहीं सकता है, क्योंकि इसी के माध्यम से तो जो क्रय विनिमय यहाँ पे होते चलता रहता है। जो भी व्यक्ति है, ठीक है, जो भी यहाँ पे व्यक्ति है, कोई भी बाजार है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ करिए। यहीं अगर धन नहीं रहेगा तो यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली या फिर कह सकते हैं कि मुद्रा प्रणाली का यहाँ पे पूरा, ठीक है, ये सिस्टम ही पूरी तरीके से रुक जाएगा। तो इस अर्थ को, इस धन को ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे मान रहे हैं, लेकिन ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सबसे बड़ा आज के समय में शोषण का कारण है। अर्थात समकालीन समय में यही जो आर्थिक प्रणाली शोषण का सबसे बड़ा कारण है, शोषण का सबसे बड़ा यहाँ पे कारण है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो जो भी शक्तिशाली लोग हैं, शक्तिशाली का मतलब क्या है, जिनके पास अर्थ धन बहुत बड़े मात्रा में मौजूद है यहाँ पे, तो ये शक्तिशाली वर्ग यहाँ पे क्या करेगा, तो कमज़ोर वर्ग का शोषण करेगा, कमज़ोर वर्ग का शोषण करते हुए नजर आएगा। इसीलिए ये यहाँ पे जो शक्तिशाली जो वर्ग की, ठीक है, यहाँ पे उपेक्षा करते हुए यहाँ पे नजर आएंगे, और बोलेंगे कि ऐसा तो कोई भी यहाँ पे समाज है या फिर कोई भी सभ्यता है, अगर चलेगा तो बेहतर यहाँ पे कभी भी नहीं हो पाएगा, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट दिया आर्थिक जीवन को लेके, और वो था यहाँ पे आपस में मिलजुल की भावना से प्रेरित, अर्थात सहकारी प्रणाली के सारे लोग यहाँ पे होता है ना, सहकारी प्रणाली, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग मिल के काम करते हैं, प्रॉफिट जो होता है लगभग समान रूप से वितरित होता है, तो उसमें जो अहम का भाव नहीं आता, उसमें हम की भावना होती है, और किसी भी व्यक्ति के पास इतना भी अधिशेष नहीं बचता है जिसकी वजह से वो दूसरे पे, ठीक है, अपना रौब, अपना धौंस यहाँ पे दिखा सके। तो सहकारी प्रणाली के ये समर्थक नज़र आ रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, समर्थक, ठीक है। और इनके अलावा अगर बात करें, ठीक है, तो इसी आर्थिक चिंतन को लेके बता रहे हैं कि इसी अर्थ के बिना बहुत सारे जो भूखे व्यक्ति मर जाते हैं। जो भी यहाँ पे गरीब लोग हैं, कितना इनको समस्या होती है, या फिर समाज में जो भी दबे कुचले लोग हैं, ठीक है, इनके ये दुख से इनको बहुत अधिक यहाँ पे पीड़ा होती थी, इनके उत्थान के लिए सोचते रहते थे कि आखिर क्या ऐसा किया जाए। इसीलिए इनको जब
नोबेल पुरस्कार 1913 में जब इनको मिला, 1913 में साहित्य के क्षेत्र में जब नोबेल पुरस्कार मिला तो उसमें बहुत सारी इसमें धनराशि भी मिलती है, ध्यान रखिएगा, धनराशि भी मिलती है। तो सारा जो धनराशि है इन्होंने, ठीक है, गरीब और असहाय लोगों के बीच बंटवा दिया, गरीब और असहाय लोगों के बीच यहाँ पे बंटवा दिया। तो सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें ही नहीं करना होता है, बल्कि जितना भी हो सके आप, अगर आपकी विचारधारा इस लेवल की है तो अगर एक ही व्यक्ति की अगर आप मदद कर पा रहे हैं तो उसको करने का प्रयास कीजिए। और यही चीज़ एक 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 अगर हर कोई करने लगेगा तो इससे समाज में बहुत बड़ा आपका परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आइडियोलॉजी के रूप में आप समझ सकते हैं, राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति के रूप में। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको हेडिंग डालना है राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति को लेके, देशभक्ति को लेके, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे सर्वप्रथम बात करते हैं इनका राष्ट्रवाद, इनका राष्ट्रवाद क्या कहता है, इनके राष्ट्रवाद के प्रति विचारधाराएं क्या थी, तो राष्ट्रवाद को लेके ये पूर्णतः ध्यान रखिएगा राष्ट्रवादी थे, पूर्णतः राष्ट्रवादी थे। लेकिन इनका जो विचार था राष्ट्रवाद के स्तर पे वो बहुत ही व्यापक था। इनका जो विचार था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अर्थात कह सकते हैं कि उनका जो राष्ट्रवाद था किसी भी रूप में देखेंगे यहाँ पे तो संकीर्ण नहीं था, किसी भी रूप में देखेंगे तो उनका जो राष्ट्रवाद आपको उग्र नहीं था। अब इन दोनों का मतलब समझिए यहाँ पे कि सपोज करिए कि अगर किसी एक, यही है ना राष्ट्रवाद की, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग, सोचिए किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग, चाहे वो भाषा के स्तर पे हो, धर्म के स्तर पे हो, और चाहे यहाँ पे, ठीक है, वो जिस भूमि पे रह रहे हैं भूमि से लगाव के स्तर पे हो, माने हर तरीके से अगर ये लोग जुट जाएं, इसके लिए मरने मिटने मारने को तैयार हो जाए, तो सिंपल भाषा में यही क्या होता है राष्ट्रवाद। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, पूरी अगर सातों का सातों जो महाद्वीप है यहाँ पे, ठीक है, वो कहीं न कहीं यहाँ पे तो हम ही लोगों का है, इन सारे ही लोगों का है। तो इसको हम लोगों ने महज एक भौगोलिक अभिव्यक्ति का करार दे दिया है, लेकिन वास्तव में जो भी ये बड़ा जो क्षेत्र है पूरे पृथ्वी में, हम यहाँ पे सब क्या हैं, एक हैं। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे एक हैं। और ऐसे में अगर एक महाद्वीप के लोग या फिर एक महाद्वीप में स्थित मौजूद कोई भी देश अगर किसी दूसरे देश पे अटैक करता है राष्ट्रवाद के नाम पे, तो वहाँ पे रियल उसका राष्ट्रवाद यहाँ पे नहीं है, वो पूरी तरीके से बता रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, वो उसका हो जाएगा उग्र राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद। और इसी उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि उग्र राष्ट्रवाद की वजह से मानवतावाद का दमन होता है, मानवतावाद का, ठीक है, विकास नहीं होता है, मानवतावाद के विकास में यहाँ पे बाधा उत्पन्न होती है। और यही उग्र राष्ट्र है यहाँ पे साम्राज्यवाद का भी पोषण करता है, साम्राज्यवाद का पोषण करता है कि कैसे यूरोपीय लोगों ने भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन सारे देशों को कैसे लोग गुलाम बनाया। तो उनका राष्ट्रवाद नहीं था, ये था उनका उग्र राष्ट्रवाद। ध्यान रखिएगा, उग्र राष्ट्रवाद। तो देख पा रहे हैं कितनी शानदार विचारधारा ये रख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरा पूरा ग्लोबलाइज लीडर के रूप में ये बात करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे जब भारत में स्वदेशी जब आंदोलन चलेगा, स्वदेशी आंदोलन जब भारत में चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करेंगे। ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन इसीलिए करेंगे कि यहाँ पे देसी चीज़ों पे यहाँ पे बल दिया जाएगा कि हमारे द्वारा जो भी चीज़ यहाँ पे, ठीक है, किया जाएगा उसका यहाँ पे प्रोत्साहन मिलेगा। भारत में कुटीर या फिर लघु उद्योगों का यहाँ पे विकास होगा, उसके बेसिस पे यहाँ पे बल दे रहे हैं, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। इसके अलावा जब जालियांवाला बाग हत्याकांड होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो इनको जो उपाधि जो मिला हुआ था, ध्यान रखिएगा, नाइटहुड की जो उपाधि मिला था, नाइटहुड की उपाधि इन्होंने वापस कर दिया। पूरा जालियांवाला बाग का यहाँ पे, ठीक है, तीव्र विरोध भी करते नजर आएंगे। लेकिन अब ये आपको समझना है कि ये दोनों ही अलग अलग स्तर पर स्वदेशी आंदोलन चला। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया, जो कहीं न कहीं उग्र राष्ट्रवाद का ही एक चरण था। लेकिन अब यहाँ पे जब भारतीयों के द्वारा इस उग्र राष्ट्रवाद को कहीं न कहीं यहाँ पे प्रतिक्रिया के रूप में जब विदेशी कपड़ों को जलाया जाएगा, चाहे वो विदेशी कपड़ों को जलाया जाएगा, ठीक है, तो फिर ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है ये यहाँ पे विरोध भी करेंगे।
ये यहाँ पे विरोध भी करेंगे। अब यही चीज़ समझना है कि विरोध क्यों कर रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं अगर हम भी उसी भाषा में उनको जवाब देने लगे तो ये मानवतावाद, उग्र राष्ट्रवाद अगर हमारे अंदर भी आ जाए तो मानवतावाद ही पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हैं। वे बता रहे हैं कि विदेशी कपड़ा हो गया, ठीक है, इसमें जो भी यहाँ पे संपत्ति जल रहा है, खाक हो रहा है, या फिर जो भी इसमें साधनों की बर्बादी है, साधनों की जो यहाँ पे बर्बादी है, ठीक है, सबका यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर आलोचना करते नजर आएंगे। इसीलिए आगे चल के जब असहयोग आंदोलन होगा तो ये असहयोग आंदोलन का रविंद्रनाथ टैगोर समर्थन नहीं करेंगे कि फिर इसी तरह की गतिविधियों को अपनाया जाएगा। और मैंने बताया था इसी की वजह से कांग्रेस हो जाएगा या फिर गांधी हो जाएगा, ठीक है। कांग्रेस और गांधी से इनकी विचारधाराएं, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे मैच नहीं करती थी। कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या फिर राष्ट्रीय स्तर पे भी इनके विचारों में बहुत बड़ी एक गहरी खाई देखने के लिए मिली। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इनका देशभक्ति क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर का देशभक्ति, ठीक है, देशभक्ति। तो देशभक्ति का इनका सीधा सा मतलब था यहाँ पे, ठीक है, कि राजनीतिक संकीर्णता से मुक्त। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, राजनीतिक संकीर्णता इसमें किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, राजनीतिक संकीर्णता नहीं होना चाहिए, जातीय भेदभाव नहीं होना चाहिए, हिंसा का कोई जगह नहीं होना चाहिए, क्षेत्रीय भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्षेत्रीय भेदभाव। और ये उग्र राष्ट्रवाद को तो आप लोग अभी देख ही लिए कि उग्र राष्ट्रवाद के ये सख्त क्या है, ये विरोधी है, ध्यान रखिएगा, सख्त यहाँ पे विरोधी है। इनका जो देशभक्ति के रूप में यही मान्यता था कि देखो, ठीक है, देश जो भक्ति है राष्ट्रवाद को दिखाने का सर्वोच्च तरीका है, राष्ट्रवाद को दिखाने का सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। कैसे, तो ये बता रहे हैं कि देखो हे ईश्वर, ये बताने नजर आ रहे हैं कि हे ईश्वर हमें इतना शक्ति देना कि जो भी हमारे साथ मौजूद रह रहे लोग हैं, चाहे वो निर्बल है, दलित है, उनका अपमान नहीं हो पाए, चाहे वो जाति के स्तर पे, चाहे वो वर्ग विषमता के आधार पे, वर्ग भेदभाव के आधार पे, माने सर्वोच्च अभिव्यक्ति इसीलिए मान रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रवाद को कि भाई इसमें किसी का भाई यहाँ पे क्या हो पाए, एक लाइन में बोलो तो यहाँ पे शोषण नहीं हो पाए, और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इनका मानना है कि जो देशभक्ति है, इस देशभक्ति को किसी भी भौगोलिक सीमा में बांधा नहीं जा सकता है, किसी भी भौगोलिक सीमा में बांधा नहीं जा सकता है, ठीक है। ये संपूर्ण मानवतावाद को लेके एक साथ लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं, संपूर्ण मानवतावाद, संपूर्ण मानव को पूरे पूरे जितने भी महाद्वीप हैं उसको एक साथ लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। और तभी ये बता रहे हैं कि जब ये प्रक्रिया जब यहाँ पे चलती रहेगी तो हर एक जो मनुष्य है उन मनुष्यों के बीच एक गहरा संबंध स्टेबलाइज हो जाएगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर का देशभक्ति यहाँ पे क्या था। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनका जो विश्वास क्या था, विचारधाराएं क्या थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान से आप लोग सब देखते चलिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जैसे कि भारत का शुरू से ही एक कॉन्सेप्ट रहा है, ठीक है, कि वसुधैव कुटुंबकम, तो इनका भी मानना था यही, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरा का पूरा विश्व एक क्या है, पूरा पूरा, ठीक है, विश्व ही एक परिवार के रूप में मौजूद है आज। और ये वसुधैव कुटुंबकम को इसीलिए मान रहे थे कि इनको लगता था कि जो भी देखिए, ठीक है, समस्या है, चाहे वो भारत की समस्या हो, चाहे वो विश्व की समस्या हो, अगर वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से सब कोई, सारा देश, सारा विश्व अगर परिचालित हो रहा है, ठीक है, तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं उसका निपटारा किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं उसका निपटारा किया जा सकता है। कोई भी दुनिया में ऐसा सवाल नहीं है जो अगर वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा आ जाए तो उससे किसी भी समस्या का यहाँ पे निपटारा नहीं किया जा सकता है। और यही कारण है कि आगे चल के देखेंगे, ठीक है, क्योंकि 1941 के आसपास तो इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार होगा तो 1945 में जैसे कि यूएनओ वगैरह की भी स्थापना की जाएगी, जो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसका, ठीक है, मतलब शुरुआत किया गया था। इसी के तहत ये समूचे विश्व को एक डोर में बांधने का प्रयास कर रहे हैं, समूचे
विश्व को एक डोर में, एक ही डोर में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कि इससे क्या होगा, तो कोई भी समस्या आएगी, फिर वही सारी बातें हैं। ठीक है, कोई भी समस्या अगर आएगी यहाँ पे, चाहे विश्वव्यापी समस्या क्यों ना हो, तो यहाँ पे राष्ट्र एक दूसरे से संपर्क करके अपनी समस्याओं को क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। अगर यही राष्ट्र सोचिए एक दूसरे से अगर पृथक हैं, अगर यही राष्ट्र एक दूसरे से अलग है, तो फिर उनमें कल्याणकारी भावना कभी नहीं आ पाएगी, कल्याण की भावना कभी नहीं आएगी। फिर उनको विनाश के रास्ते पे, विनाश के गर्त पे जाना तय है, फिर उनका विनाश पूरी तरीके से निश्चित है। इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे वो नस्ल हो गया, रेस, चाहे वो जाति हो गया, ठीक है, होता है ना कि उच्च जात या फिर हम लोग उच्च नस्ल के लोग हैं, जैसे हिटलर बोलता था। ठीक है, तो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। जाति हो गया, रंग के आधार पे। ठीक है, बता रहे हैं कि सब इस प्रकार की यहाँ पे प्रतिस्पर्धा को बंद करो, ऐसी प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए। उनका एक ही चीज़ था कि मानव एकता, और सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरे पूरे विश्व स्तर पे, कि मानव जो एकता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कायम हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कायम हो, विश्व बंधुता कायम हो, विश्व बंधुता, या फिर पूरा का पूरा जो विश्व ही एक परिवार के रूप में, वसुधैव कुटुंबकम के रूप में जुड़ा हो। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से इनकी जो भी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझने की कोशिश करना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी विचारधाराएं क्या थी। अब यहाँ पे कुछ उनकी सामाजिक दर्शन की भी हम लोग बात कर लेते हैं। सामाजिक दर्शन उनका क्या था, तो देखिए सामाजिक दर्शन में जो उनका प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है, एक अच्छा खासा जो प्रभाव था, जिसे एक उपनिषद का प्रभाव था, बौद्ध धर्म का भी अच्छा खासा प्रभाव था, बौद्ध धर्म, या फिर हम लोग कह लें राजा राम मोहन राय, ठीक है, आदि ऐसे बहुत सारे लोगों का, ठीक है, सामाजिक दर्शन को लेके, ठीक है, उनके जो भी विचार थे, उनके विचारों में इनका प्रभाव आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि ये अपना विचार प्रकट करते हैं कि यहाँ पे कोई भी सभ्य या सुसंस्कृत समाज है, कोई भी सभ्य या सुसंस्कृत समाज है, इसमें किसी भी प्रकार का असमानता यहाँ पे नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का असमानता यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बता रहे हैं कि सभी व्यक्तियों को धनोपार्जन करने का अधिकार है, क्योंकि बिना धनोपार्जन के कोई भी व्यक्ति अपना आजीविका नहीं चला सकता है, लेकिन साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि इन सभी व्यक्तियों को ये भी कर्तव्य है कि वे अपने सामाजिक जो भी हित है, सामाजिक हित को भी ध्यान में रखें। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ धनोपार्जन करते रहे अपनी आजीविका के लिए और वहीं तक सीमित रह जाए, बल्कि इन सभी व्यक्तियों को सामाजिक हित में भी कार्य करना चाहिए, जिससे कि प्रेम बना रहे, सहानुभूति यहाँ पे बना रहे। और इसी संदर्भ में वो बात करते हुए नजर आएंगे यहाँ पे कि ना सिर्फ शहरी लोगों को ध्यान देना चाहिए, ठीक है, कि भाई हम लोग शहर का विकास करें, बल्कि इनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गांव का भी किस तरीके से यहाँ पे विकास हो। ठीक है, हर जगह देखेंगे ना यहाँ पे, तो पूरे इनका डायमेंशन बहुत बड़ा है, ग्लोबलाइज डायमेंशन है यहाँ पे। इस प्रकार ये बताते हुए भी नजर आ रहे हैं कि देखिए भारत में व्याप्त असमानता है, भारत में सामाजिक पतन बड़ी तेजी से हो रहा है, देख रहे ना, असमानता चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, सामाजिक पतन चाहे वो जाति के स्तर पे क्यों ना हो, चाहे वो राजनीतिक पराधीनता की बात करते हैं कि भारतीय लोगों का राजनीतिक गतिविधियां तो अपने हाथ में नहीं है, पूरा राजनीतिक पराधीनता जो अंग्रेजों के हाथ में चल जा रही है, तो इससे मैंने उनको बहुत कष्ट, समझ रहे हैं ना, कि बहुत कष्ट था उनको, बहुत अधिक समस्या थी। और इनका सबसे बड़ा जो कारण मानते थे, उनका मानना था कि वर्तमान जो सामाजिक व्यवस्था है, वर्तमान
सामाजिक व्यवस्था इसका मूलभूत यहाँ पे कारण है। सोचिए यहाँ पे अगर राजनीतिक पराधीनता की बात करें, अंग्रेज लोग आया तो अगर भारतीयों में एकजुट होता तो क्या ये लोग कभी भी भारत पे एक कंपनी, छोटी सी कंपनी क्या पूरे भारत पे कंट्रोल कर पाती? अगर ये पूरी तरीके से बटे नहीं होते, सामाजिक पतन, जातिवाद एक बहुत बड़ा कारण है, तो भी ठीक है अंग्रेजों का इस पे कंट्रोल करना आसान नहीं था। असमानता वैसे ही है, हर स्तर पे असमानता है यहाँ पे, चाहे अमीर गरीब होगा, जातिगत है, धार्मिक हो गया, ठीक है, या फिर यहाँ पे महिलाओं के अधिकारों के लेकर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि इससे हमको बहुत कष्ट होता है और इसका कारण क्या है? तो जो भी वर्तमान जो सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, यही इसका यहाँ पे कारण है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर सामाजिक निर्माण का जो कार्य है यहाँ पे, ये जो भी लोग हैं अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर ये लोग जन सामान्य को ध्यान में रखते हुए, अपना नहीं जन सामान्य को, पूरे के पूरे समाज को ध्यान में रखते हुए, इसमें इन्होंने एक शब्द जोड़ा, नैतिकता, कि नैतिक पूर्वक अपने अगर कार्यों को यहाँ पे लोग पूरा करें, ध्यान रखिएगा, नैतिक पूर्वक अपने कार्यों को पूरा करें तो यहाँ पे समाज अच्छा हो सकता है, समाज अच्छा हो सकता है, उससे समाज लाभान्वित भी हो सकता है। कुछ और छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि शिक्षा संबंधी अवधारणा को लेकर इनका विचार क्या था? शिक्षा संबंधी अवधारणा, ध्यान से देखते चलिए, शिक्षा संबंधी अवधारणा को लेके, ठीक है। तो इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शिक्षा है कम्युनिकेशन का, समझ रहे हैं ना, माध्यम है। शिक्षा जो है संपर्क का माध्यम है, शिक्षा संपर्क का माध्यम है, चाहे वो हर प्रकार का, चाहे वो आर्थिक हो जाएगा, चाहे वो बौद्धिक हो जाएगा, आर्थिक, बौद्धिक, चाहे वो सौंदर्यात्मक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, हर तरीका का बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा जो है संपर्क का यहाँ पे माध्यम है। लेकिन यहाँ पे भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो शिक्षा जो होना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे आत्मनिर्भर होना चाहिए, आत्मनिर्भर। और इसी आत्मनिर्भरता की वजह से यहाँ पे अज्ञानता यहाँ पे ख़त्म हो पाएगी, अज्ञानता पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और जो भी आम आदमी है, आम आदमी है, वो यहाँ पे पूरी तरीके से कल्याणकारी मार्गों से जुड़ पाएगा। आम आदमी है, कल्याणकारी गतिविधियों से वो जुड़ पाएगा। शिक्षा को ये पूरी तरीके से मानते थे कि इनका, ठीक है, मैंने इसमें राजनीति का प्रवेश यहाँ पे नहीं होना चाहिए, शिक्षा में राजनीति को प्रवेश को वर्जित मानते थे। इसके अलावा शिक्षा को बोलते थे कि भाई ये सुसंस्कृत, संस्कारी नागरिक बनाती है, जागरूक नागरिक बनाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की भी, राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की भी शिक्षा भावना भी जगाती है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की, ठीक है, भावना भी जगाती है। तो इसीलिए ये जब इन सारी गतिविधियों को जब बोल रहे हैं तो उस समय जो भी यहाँ पे तत्कालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी, ध्यान रखिएगा, तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था, चूँकि अंग्रेजी लगा दिया गया था, इंग्लिश भाषा को मैकाले के द्वारा 1835 में यहाँ पे लाया गया था। उट्स डिस्पैच के बाद से रीजनल लैंग्वेज को भी उसमें प्राइमरी स्तर पे शामिल किया गया था, आपको ध्यान होगा, ठीक है। हंटर आयोग आया था तो उसमें कमर्शियल, ठीक है, जो समझ रहे हैं ना, व्यावसायिक शिक्षा पे यहाँ पे बल दिया गया था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए समझ रहे थे कि जो शिक्षा की जो तत्कालीन जो व्यवस्था है ये बिल्कुल बेकार है, माने इसके यहाँ पे पक्षधर नहीं थे, ध्यान रखिएगा, पक्षधर नहीं थे। इनका था यहाँ पे कि जो वर्तमान जो स्कूली व्यवस्था है, ध्यान से समझते चलिए, वर्तमान जो स्कूली व्यवस्था है, ठीक है, जो भी मैं ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, आत्मनिर्भर, अज्ञानता को भगाने वाला, आम आदमी के अंदर एक कल्याणकारी भावना होना चाहिए, यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि चिंतन वाला व्यक्ति होना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे समाज के लिए अच्छा है। तो बोल रहे हैं वर्तमान स्कूली जो व्यवस्था है बिल्कुल असमर्थ है, बिल्कुल क्या है, असमर्थ है। ये जो वर्तमान जो स्कूली व्यवस्था है ये धन के प्रति आकर्षण कर रहा है, धन के प्रति आकर्षण कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे लोग जाते हैं ना, जैसे इंग्लिश भाषा चल रहा है, बहुत भारतीयों को इंग्लिश भाषा ही नहीं आती है, तो इस संग्रहालय का, म्यूजियम का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे म्यूजियम में एक पुतला रखा होता है आज वर्तमान में, वैसे ही स्टूडेंट जाते हैं स्कूलों में और पुतले की भांति बैठ के सुन के वे आ जाते हैं। तो इस प्रकार के शिक्षा व्यवस्था के बिल्कुल ही यहाँ पे खिलाफ थे। उनका मानना था,
उनका मानना था रविंद्रनाथ टैगोर का कि जो शिक्षा जो व्यवस्था है, ध्यान से देखते चलिए, शिक्षा जो व्यवस्था है बिल्कुल यहाँ पे खुली परिवेश में होना चाहिए, खुली परिवेश में होना चाहिए, जिसमें विद्यार्थियों के अंदर होता है ना चिंतन, चिंतन मनन, चिंतन मनन कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम। इसके अलावा जो भी यहाँ पे आध्यात्मिक भाव आएगा, आध्यात्मिक भाव, प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठा के चलेंगे। जैसे अंग्रेजों ने औद्योगिकरण किया, पूरे के पूरे देख रहे हैं ना, अंग्रेजों ने औद्योगिकरण किया, इसके अलावा पश्चिमी देशों ने औद्योगिकरण किया, जिसका खमियाजा आज भुगतने के लिए मिल रहा है ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। तो इन सारी चीज़ों को कहीं न कहीं पे क्रिटिसाइज करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मैंने एक व्यापक पैमाने पे आपको सोचने का प्रयास करना है। तो इसीलिए खुली परिवेश को ध्यान में रखते हुए इन्होंने, ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना की। शांति निकेतन तो गूगल में सर्च मान लीजिएगा, ठीक है, ये कहीं न कहीं छोटे रूप में आज भी आपको बंगाल के क्षेत्रों में देखने के लिए मिल जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना की, ठीक है। इनका भी मानना था कि जो भी स्कूली व्यवस्था जो इस प्रकार से इसमें होना चाहिए बच्चों के लिए, खासकर कि विचारों का इसमें आदान प्रदान हो, विचारों का आदान प्रदान हो। और विचारों का आदान प्रदान जब तक एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा, हो पाएगा, समझिए कभी भी यहाँ पे नहीं हो पाएगा। विचारों का अगर सुगमता से मैंने आदान प्रदान होगा तो बच्चों को अधिक यहाँ पे एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, बच्चों को अधिक प्रयास यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, बच्चों को अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा तभी होगा जब बच्चों को मातृभाषा में, जब बच्चे जो भी भाषा मैंने बचपन से सीख रहे हैं उसमें दिया जाएगा, तब ना होगा। इसीलिए ये अंग्रेजी भाषा के उस समय, ठीक है, खिलाफ थे कि अंग्रेजी भाषा अभी कैसे हो पाएगा, ठीक है। मैंने इन सारे ही गतिविधियों को पाने के लिए जो भी मेरा टारगेट है, इसको तो अंग्रेजी भाषा पूरा कर ही नहीं सकती है, अनुचित और अपर्याप्त मानते थे इस चीज़ को। अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा इसी के अंतर्गत बात कर लेते हैं, पाठ्य पुस्तक के स्तर पे क्या बोल रहे हैं। अभी शिक्षा व्यवस्था में है, पाठ्य पुस्तक किस प्रकार से होना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक को लेकर बता रहे हैं कि बिल्कुल ये सामाजिक भावना को ध्यान में रख के होना चाहिए, सामाजिक संरचना के अनुकूल यहाँ पे होना चाहिए, अनुकूल यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट, जो भी यहाँ पे विद्यार्थी है, ठीक है, अगर उसको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, चाहे वो साहित्य हो जाए, तो साहित्य के क्षेत्र में अगर उसको पढ़ाया जा रहा है तो उसको भाई सामाजिक मूल्य के बारे में बताया जाए कि क्या होता है सोशल वैल्यू, नैतिक मूल्य के बात में बताया जाए, ठीक है, इथिकल वैल्यू। इसके अलावा भारतीय इतिहास दर्शन के बारे में बताया जाए, भारतीय इतिहास दर्शन, ललित कला, कि किसी भी स्टूडेंट के अंदर क्या टैलेंट है वो तो ललित कला से ही पता चल पाएगा। इसके अलावा आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं। और इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बोल रहे हैं कि कहीं से ये जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था है, अंग्रेजी या फिर उसको बोलते हैं आधुनिक जो शिक्षा व्यवस्था है, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था इसको यहाँ पे पूरा नहीं कर पाएगी, पूरा नहीं कर पाएगी। इसीलिए यहाँ पे पूरा क्यों नहीं कर पाएगी, ये नहीं बोल रहे कि खराब है आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था खराब है, इसीलिए कि इनकी भाषा ही क्या है, अंग्रेजी है। तो कहीं ना कहीं इसका जो जोड़ था मातृभाषा में था, क्योंकि यहाँ पे विचारों का आदान प्रदान तो मातृभाषा में ही हो सकता है, इंस्टेंट हो सकता है। सोचिए अगर आप वर्तमान में हिंदी पढ़, इंग्लिश बोर्ड में बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, कभी आपको बोला जाए कि आप जर्मन में, ठीक है, कल आगे एग्जाम देना है, हो पाएगा? कहीं से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो अचानक इस तरीके का जो चेंज है कोई भी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसका आज तक कहीं ना कहीं यहाँ पे निगेटिव रूप में यहाँ पे इम्पेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। हालांकि अंग्रेजी का एक पॉजिटिव, ठीक है, कह सकते हैं, भले ही एक व्यवसायिक कमर्शियल लैंग्वेज बन गया है, लेकिन अभी भी तो है ना, हिंदी जो बेल्ट में अभी भी इसका अंग्रेजी भाषा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरीके से डेवलप नहीं होने के कारण एक बेरोजगारी में सबसे बड़ा बाधा के रूप में उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए कितनी दूरदर्शिता थी रविंद्रनाथ टैगोर में। उसके बाद ये पूरब और पश्चिम की बात कर रहे हैं, पूरब और यहाँ पे पश्चिम की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरब और पश्चिम की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1921 में ध्यान रखिएगा, 1921 में इन्होंने विश्व भारती की स्थापना की थी, विश्व भारती की स्थापना की थी। माना जाता है कि पूरब और पश्चिम को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें उन्होंने बताया हुआ था कि जो भी दो गोलार्ध है,
दो जो भी, ठीक है, दो गोलार्ध है, होता है ना, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, तो ये दोनों गोलार्धों के जो मध्य, दोनों गोलार्धों के मध्य विचारों की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। विचारों की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। इन विचारों के बीच आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है, तभी जाके विश्व शांति स्थापित हो पाएगी, विश्व शांति स्थापित हो पाएगी या फिर सशक्त हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे गोलार्धों के मध्य देख पा रहे हैं ना, पूरा उनका जो विचारधारा है आपको ग्लोबलाइज, ठीक है, एकदम होते हुए नजर आ रहा है। फिर बोले कि जहाँ से जिसको जो चीज़ें मिल रहा है उसको लर्न करने की भी ज़रूरत है। जैसे कि उन्होंने बोला कि पूरब के लोगों को पश्चिम का जो भी यहाँ पे विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, पश्चिम के लोगों से यहाँ पे सीखना चाहिए। वैसे ही पश्चिम के लोगों को पूरब के लोगों से सीखना चाहिए कि कैसे यहाँ पूरब के लोगों में एक एकता मौजूद है पूरी तरीके से। ठीक है, तो यही चीज़ें उनकी बातें हैं कुल मिला के। तो जितना भी उनका विचारधारा था सारे ही चीज़ों को मैंने कवर करा दिया। आई होप अब कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ से देखिए, प्रश्न अगर पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी क्या भूमिका थी, या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीपीएससी का कि राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर की क्या भूमिका थी, तो अब आसानी से आप एक बृहद पैमाने पे, ध्यान रखिएगा, एक बृहद पैमाने पे आप चीज़ों को एकदम बहुत अच्छे से अपने भाषा में आप लिखेंगे। बिल्कुल एक मौलिकता वाली आंसर राइटिंग अगर एग्जामिनर के पास जाएगी तो आपको मैक्सिमम मार्क 38 नंबर में से आपको देगा ही देगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। कोई भी, ठीक है, अगर क्वेरीज हो तो आप, ठीक है, बता सकते हैं। अदरवाइज अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर यहाँ पे देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।